अगली हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, न्यूक्लियर फोर्स। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बाद अब हम आते हैं न्यूक्लियर फोर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये एक नई तरह का फोर्स था जो मजबूरी थी, जो मानना पड़ा, क्योंकि उससे पहले भाई एक ग्रेविटेशनल फोर्स पता था, एक कूलम्ब फोर्स पता था। लेकिन अगर वही दो फोर्स होते तो एक न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं होता। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उतना नहीं है, तो फिर वो रुक के कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब कोई और अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसने न्यूक्लियस को बांध के रखा है, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। अल्फा पार्टिकल एक स्टेबल न्यूक्लियस है हीलियम का, ठीक है। अब उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। अब जो 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता नहीं है बांध सके। इसीलिए वहां पे माना गया कि एक और फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, जिसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियर फोर्स ही बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लिख दो, एक बार डिफाइन कर दो। These are the strongest forces in nature. These are the strongest forces in nature which help in binding a nucleus. Which help in binding a nucleus. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस बंधा रहता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, इसमें हो गया कवर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गिनती की 3-4 बातें। बुक निकाल दो एक बार, वहीं से बस पढ़ाता हूँ और लिखवाता हूँ। पेज नंबर 445 निकालिए बुक में, पेज नंबर 445। अब इसमें एक तो ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दिख रहा है आपको, इसी पे एक तो हमें ये सीखना होगा। और एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये +1 में भी आता है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस के टाइम वहां पे भी दिखाई जाता है ये ऐसे ही ग्राफ। और दूसरी बात, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी होगी। देखो मैं सीधी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाता हूँ, फिर हम ग्राफ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है? बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी कि दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स, तभी जाके न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी बातें पहले पॉइंट में केवल और केवल वही चीजें आई हैं कि दुनिया में जो 4 तरह के फोर्सेज हैं, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक। उन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आपने अभी डिफाइन किया, उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉपी में कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कल पढ़ लिया हमने, यहां से बताओ अगर ये कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया था? कल ही लिखवाया होगा। ये बीच में 30 से 170 तक ये लगभग चेंज नहीं हो रही, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बाइंडिंग एनर्जी। इससे किस बात का अंदाजा लगाया गया था? भूल गए, कल ही तो 4-5 कुछ कंक्लूजन्स लिखे थे। इससे इस बात का अंदाजा लगाया था कि चाहे छोटा साइज लो चाहे बड़ा साइज लो, बाहर तक तो असर पहुंच ही नहीं रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया था कि न्यूक्लियर फोर्सेज की रेंज बहुत ही छोटी होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं लेकिन लगेंगे तब तक लगेंगे, उसके बाद एकदम से कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लिखिए, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज। दे आर वेरी शॉर्ट रेंज। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसी के सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, वही मैं लिखवा रहा हूं, मतलब बुक में तो सेकंड पॉइंट में है। तीसरी प्रॉपर्टी समझिए आप क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हमें समझ आएगी।
थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हम देखें कि इसके कोरस्पोंडिंग जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया गया विद डिस्टेंस, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनाया गया, एक डिस्टेंस थी 0.8 फर्मी मीटर, वहां जाके इसमें एक मिनिमम बन रहा था, और ये ग्राफ लगभग 2-3 फर्मी मीटर के आसपास यूं हो रहा था, और 0.8 फर्मी मीटर से नीचे ये ग्राफ ऐसा जा रहा था, इस तरह का। अब देखो इससे कुछ चीजें हम सीखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला कभी +1 में पढ़ा होगा, -du/dr या dx बोल दो, कुछ भी। और इसमें भी दो बातें ये थी, ओवरऑल डिफरेंशिएशन के बाद ये नेगेटिव भी आ सकता है या फिर ये पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका तो मतलब होता है कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, एंड पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि फोर्स कैसा है आपका, रिपल्सिव। ये मतलब था, नेगेटिव आने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है और पॉजिटिव आने का मतलब था कि रिपल्सिव फोर्स है। क्लियर? अब देखिए ये du/dr तो स्लोप है, दिस इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। पहले इधर बताओ, यहां स्लोप कितनी है, 0, यानी कि 3 फर्मी मीटर से दूर हो गए तो फोर्स कितना हो गया, 0। ये सैचुरेशन वाली बात होगी कि बस थोड़ी सी दूर तक लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। कल पढ़ाया था ये तो, है ना। यहां देखो, यहां स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इस तरह की टेंजेंट डालोगे तो उसका एंगल एक्यूट बनेगा आगे r एक्सिस के साथ, तो tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन एक माइनस फॉर्मूले में बाहर है, तो फोर्स कैसा है, नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये वो रीजन है जहां पे ये फोर्स कैसा होता है, 0.8 के बाद वो अपना नेचर चेंज कर लेता है। यहां स्लोप कैसी है, नेगेटिव, du/dr नेगेटिव, और f के लिए एक और भी माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ आया? इसका मतलब इससे अगर कम सेपरेशन हो गया तो फोर्स कैसा बन जाना है, लेकिन इतना कम होता नहीं, 0.8 फर्मी मीटर से कम लगभग जाता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स मेनली कैसा रहता है, अट्रैक्टिव, और इसीलिए उसने उसको बांध के रखा है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखो, उसको फिर ग्राफ के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। द फोर्स इज अट्रैक्टिव, the force is attractive for distance larger than 0.8 फर्मी मीटर, एंड और लिख दो कैसे, रिपल्सिव फॉर डिस्टेंस स्मॉलर देन 0.8। इसी ग्राफ तो बनाना ही होगा कोई इस पॉइंट के साथ, पॉइंट लिख लिए। इसी ग्राफ को अगर आप चाहें तो फोर्स में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर फोर्स में कुछ बदलाव होगा। अगर आप यही ग्राफ फोर्स में दिखाना चाहें तो कुछ चेंजेस होंगे। कैसे? जहां इस जगह फोर्स क्रॉस करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। भाई इससे उधर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, और इससे इधर, तो यानी कि इससे इधर तो फोर्स पॉजिटिव साइड में आएगा और उससे उधर फोर्स चला जाएगा नेगेटिव साइड में। लेकिन 3 फर्मी मीटर के आसपास जाते ही फोर्स फिर से कितना होना है, 0, तो ये यूं जाएगा, 0 ही हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही यहां टच कर जाएगा। बताओ भाई, ये समझ आ रहा है क्या दोनों ग्राफ? ठीक है, बना लो आप, इस प्रॉपर्टी के साथ में ग्राफ बना लीजिए।
होगी एक प्रॉपर्टी। इससे अगली प्रॉपर्टी देखिए भाई, ये बताओ इससे ग्राफ कैसे बनाया, ये समझ आ रहा है? यहां स्लोप 0 तो फोर्स 0, यहां भी स्लोप एक बार 0 होगी तो फोर्स 0 हुआ। इससे अगर फोर्स रिपल्सिव है मतलब पॉजिटिव साइड दिखाएंगे और फिर उधर ऐसे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अगर आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि डाउट है, एक मिनट अभी हम बात नहीं प्रॉपर्टी लेने के बाद, ठीक है। आप वो निकाले रखो, जस्ट ये प्रॉपर्टी वाला काम मैं पूरा करवा देता हूँ। देखो अगली प्रॉपर्टी आप बुक में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे तो 2 प्रोटॉन आ जाए, चाहे 2 न्यूट्रॉन आ जाए, और चाहे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो लिख दो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, ऐसे लिख लीजिए। तीसरी बात जो वहां लिखी हुई हो यही है, ठीक है। और उसके नीचे बुक में, उसके नीचे अलग से बस वो फिनिशिंग लाइन है उसकी, और वो लिखता है कि इसको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा देते हैं, कूलॉम फोर्स दिखा देते हैं, तो वो पॉइंट आप नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। उससे अगली प्रॉपर्टी एक चीज और जो यहां पे नहीं है वैसे बता रहा हूं, एक टर्म होती है न्यूक्लियर स्पिन, स्पिन रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम। जो न्यूक्लियन जो होते हैं ना वो अंदर घूम भी रहे होते हैं। 2 न्यूक्लियन अगर एक दूसरे के पैरेलल स्पिन रखते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग लगता है, और एंटी पैरेलल स्पिन रखते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा वीक लगता है। एक प्रॉपर्टी आप और ऐड कर दो, यहां तो किताब में तो नहीं है लेकिन लिख दो इसको, they are stronger if the spins of nucleons, they are stronger if the spins of nucleons are parallel, if the spins of nucleons are parallel, and weaker if the spins are anti-parallel, and weaker if the spins are एंटी पैरेलल। न्यूक्लियर फोर्स में एक आखिरी काम, उसके बाद फिर कुछ अगला काम ही आपके डाउट रहेंगे। आखिरी काम क्या है कि इसका कारण क्या बताया गया, मतलब कैसे एक्सप्लेन किया गया, कौन से पार्टिकल है जिनकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। देखो सब जगह ना पार्टिकल तो बोले जाते हैं, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पार्टिकल का नाम दिया गया कि ग्रेविटॉन होते हैं, वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं, हम तो सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आ जाते हैं क्या है क्या नहीं। ऐसे यहाँ पे कौन से पार्टिकल थे ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का तो ये फोर्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का तो ये फोर्स है, तो वहां पे कुछ अलग पार्टिकल्स होते हैं, उन पे हम आते हैं। तो ये लिख लो मीजन थ्योरी, MESON, मीजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मीजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और ये किसने दी थी भाई? ये एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने थ्योरी दी थी कि इस तरह से, क्या नाम है, युकावा। ये नाम से कहाँ के लगते हैं वैसे? जापान के ही थे, कोई इतना एग्जैक्ट आइडिया लगा लेते हो? इंडिया में नहीं होते ऐसे नाम, पता नहीं यार। हमारे एक सर थे कॉलेज में, तो उनका नाम तो कछावा था। युकावा तो नहीं, लेकिन सरनेम था कछावा। वो तो राजस्थान के थे, प्रोफेसर कछावा। खैर ठीक है, वो एक अलग नाम है। तो युकावा तो ठीक है, कहाँ के थे, बाहर के थे। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, देखो इनकी थ्योरी क्या थी। इन्होंने कहा फोर्स का मतलब है कोई ना कोई एक्सचेंज हो रहा होगा पार्टिकल्स का। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि चाहे आप एक प्रोटॉन लो और चाहे आप एक न्यूट्रॉन लो। देखो सबसे पहले डाल्टन ने कहा एटम स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर आप और ब्रेक नहीं कर सकते। फिर रदरफोर्ड ने बताया एटम के अंदर भी एक बहुत छोटा पार्ट है न्यूक्लियस, और अंदर नहीं जाएंगे। फिर न्यूक्लियस में चले गए, बोले उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बस और नहीं। अब उनके भी अंदर चले गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या है। पार्टिकल फिजिक्स एक काफी बड़ा वो है कि एक सब्जेक्ट है अपने आप में पार्टिकल फिजिक्स। तो वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो कोर पार्ट है, दोनों का जो कोर पार्ट है मतलब अंदर वाला पार्ट, वो एक जैसा है। ये प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, इनकी कोर आइडेंटिकल होती है। फर्क किस चीज में है, दोनों के बाहर जो क्लाउड होता है, पल्सेटिंग क्लाउड उसे हम बोल देते हैं। दोनों के बाहर एक पल्सेटिंग क्लाउड है, उसमें डिफरेंस है। इस क्लाउड में किस तरह के पार्टिकल होते हैं, 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। पाई विजन्स बोलते हैं उन्हें, पाई प्लस होते हैं, पाई नोट होते हैं, पाई माइनस लगाता हूं मैं, और एक पाई नोट होता है। इसके अंदर भी पाई प्लस होते हैं, पाई माइनस होते हैं और पाई नोट होते हैं। अच्छा, ये नाम कैसे दिए गए हैं पाई विजन पार्टिकल के? इस पे जो चार्ज है, चार्ज की मैं अगर बात करूं, इस पे चार्ज है E, इस पे चार्ज है -E, और ये पार्टिकल न्यूट्रल होता है, कितना, 0। यहां भी चार्ज E, -E एंड 0। अब अगर वो न्यूट्रॉन है तो जितने पाई प्लस विजन है उतने ही पाई माइनस होंगे, तभी तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, अगर वो न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पाई प्लस विजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई माइनस। और अगर वो प्रोटॉन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पाई प्लस विजन जो पार्टिकल होंगे दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पाई माइनस। अब क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, बोले जब भी ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है तो एक्सचेंज चलता रहता है इन विजन पार्टिकल्स का। ये जो पाई प्लस पाई माइनस पाई नोट है, इनका एक्सचेंज चलता है। 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी गई। जो फोर्स होता है या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्होंने बताया कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है तो न्यूट्रल विजन एक्सचेंज हो रहे हैं। न्यूट्रल विजन कौन से, पाई नोट। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है तो चार्ज विजन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब या तो पाई प्लस होगा या पाई माइनस। बस इतना सा ही हम याद रख ले, वही बहुत है। और इनका जो मास होता है इन विजन पार्टिकल्स का नियरली 270 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो पाई प्लस पाई माइनस है उनका तो होता है 274 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पाई नोट होता है उसका होता है 264 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काफी जानकारी होगी, इससे ज्यादा ये काम नहीं आने वाला। ठीक है, एक डायग्राम बना लो, फिर मैं ये लिख पाता हूँ जो भी बोल रहे हो। यहाँ पे चार्ज लिखने के बाद मास की लेनी है थोड़ी, 274 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले दो का तो ये है, और ये जो पाई नोट होता है दिस इज 264 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लिख लिए, बना दिया, ठीक है। क्या थ्योरी क्या थी, कुछ समझ आई है? दोनों की कोर आइडेंटिकल है, केवल डिफरेंस किसमें है? पल्सेटिंग क्लाउड जो बाहर है इनका मिजन का, उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें तो पाई प्लस पाई माइनस के संख्या बराबर होती है, जबकि इसमें पाई प्लस ज्यादा होगी, तभी ये पॉजिटिव चार्ज है। इनके चार्ज और मास मैंने लिख दिए। ये जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके तो 274 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो पाई नॉट है उसका 264 टाइम्स। अब आखिरी बात ये है जो मैं बता चुका हूं, लेकिन वो आपको लिख देनी है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर न्यूक्लियर फोर्स है, इसका मतलब कौन से पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं? पाई नॉट। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी पाई नॉट, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो चार्ज में, ठीक है। तो ये तीन बातें आप कैसे भी करके लिख लो। सबसे पहली बात, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इनमें जो एक्सचेंज चल रहा होगा दैट इज पाई नॉट। दूसरी बात, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनमें भी जो एक्सचेंज चल रहा होगा दैट इज पाई नॉट। तीसरी बात, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनमें जो एक्सचेंज चल रहा होगा दैट इज पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव। बस, और तो कोई थ्योरी पार्ट इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं। मैंने कल यही कहा था कि थोड़ी देर हमें न्यूक्लियर फोर्स में लगेगी, कुछ चीजें इसमें सीखनी है। न्यूमेरिकल इस पे आते नहीं, बिकॉज इसके एक्सप्रेशन थोड़े अलग है। हाँ, एक प्रॉपर्टी मैं बताना भूल गया वहां पे, जो हम पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलॉम फोर्स पढ़ के आते हैं, वो सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है एक पार्टिकल दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो अलोंग द लाइन ही लगाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जरूरी नहीं है कि सोर्स टेस्ट पे उसी लाइन के अलोंग लगाए। अट्रैक्टिव रिपल्सिव है, लेकिन वो कंपोनेंट हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी। प्रॉपर्टीज में कहीं जगह हो, प्रॉपर्टीज में जगह ना हो तो किसी उस प्रॉपर्टी के साथ ऐड करके लिख सकते हो कि नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन सेंट्रल। न्यूक्लियर फोर्स में कहीं भी लिख दो कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन सेंट्रल का मतलब आई गया होगा समझ। एक पार्टिकल दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो उस डायरेक्शन के अलोंग नहीं लगाएगा। चलिए बताओ, यहां तक न्यूक्लियर फोर्स वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है।